जनरल डब्बे में मत बैठिए कि आपका चैट बॉक्स तेजी से दौड़ रहा है, आपको टीचर्स जानते ही नहीं है। किताबें खरीद लेने से या कहीं पे फीस जमा करा देने से आईआईटी में नहीं होता है। आपको वोकल होना पड़ेगा, डिस्कस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जहां तक है, हर पेरेंट यही चाहता है कि हमारे बच्चे का कैलिबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको टीचर द्रोणाचार्य मिलना चाहिए। वो यही सोचते हैं, हाँ टीचर अच्छे मिल जाए तो उसके बाद तो फिर इसकी मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट रहे। एक गेम खेलते हैं, तैयार है आप गेम खेलने को? अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर चूज कीजिए। एक्सपीरियंस टीचर आपको जो बता रहे हैं कि इस काम को ऐसे 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 करना है, तो सवाल दिमाग में जरूर रखें कि ऐसा क्यों करना है, उसका लॉजिक जरूर ढूंढते रहें, पर एग्जाम में वो मिस्टेक्स ना करें। ये तो बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इतनी बात भूल गए। जो बेसिक मैथ्स की बात है, और ये मैं अच्छे टॉपर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो फाइनली आईआईटी दिल्ली गए, आईआईटी रुड़की गए, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। रियल एग्जांपल, आप मूवी के हीरो हैं, मैं तो मूवी का डायरेक्टर हूँ, पापा मूवी प्रोड्यूसर है, पैसा लगा रहे हैं। नॉन पॉजिटिव मार्क्स साइंस का मतलब कैसा है कि आपके पॉजिटिव मार्क्स नहीं आए हैं, या तो 0 आया है या फिर नेगेटिव। 2-4 महीने निकलने के बाद ना टाइम वापस नहीं आता, और जब टाइम वापस नहीं आता तो फिर वो चैप्टर्स छूट जाते हैं। स्क्वायर कीजिए किसका नेगेटिव है, 5 करोड़ का इनाम है, किसी का नहीं आ सकता। अगर शुरुआत में क्लास 11 की बात में 0 से शुरू करता हूं कि नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, एक सही मेंटर आपको मिल जाए, और अगर आप डेली होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सही मटेरियल सॉल्व करते हैं, सेम आपके साथ भी होने वाला है। क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे इसके अंदर, मान के चलिए आप, आने ही आने, वो नेचुरल है। सीधा कंपटीशन आप तो मुझसे रखिए या अपने आप से रखिए, और किसी से मत रखिए, बस ऐसे ऐसे रखना है ना, तो कभी टेंशन नहीं होगी। और विनम्र भाव से पढ़ते रहिए, सीखने की ललक रखिए कि हाँ सीखना है मुझे, आई एम हियर टू लर्न, आई एम हियर टू लर्न, लेट मी ट्राई सर, स्टॉप एवरीथिंग, रिलैक्स गाइस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11 को कैसे शुरू किया जाता है मैथमेटिक्स के हिसाब से। मैथमेटिक्स जिसकी हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D एंड कैलकुलस। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, इंटीग्रल और डिफरेंशियल। ठीक है, इन सब में 11th क्लास के अंदर जो हम सबसे पहले मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी कई सारे चैप्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों मैथमेटिक्स की ब्रांचेज आप क्लास 11th के अंदर देखेंगे। शुरुआत हम सबसे पहले अलजेब्रा से करते हैं। अलजेब्रा में जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं उसमें बेसिक मैथ्स रहती है, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टेज में अगर शुरू कर देते हैं पढ़ना 9th-10th में, तो वो बेसिक मैथ्स को जानते हैं, या उसमें से बिट्स एंड पीसेस में जिगजैग वे में कभी कभार कोई टॉपिक पढ़ लिया, कभी कभार कहीं और देख लिया, तो उसको स्मूथ में हमें शुरू से ही पढ़ना होगा। तो इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई अगर 0 से देखना चाहता है तो 0 से स्टार्टिंग होगी और एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने बहुत ज़रूरी हैं कि जिससे हमारा एक भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इस बात पर हम सभी का फोकस रहेगा कि एक भी कॉन्सेप्ट हमारे पास वहाँ पर मिस नहीं हो। तो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं और बिल्कुल शुरुआत करते हैं क्लास 11th की बिल्कुल वहीं से जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, नंबर्स के। नंबर्स होते क्या है, वहीं से काउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे और डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की तरफ स्टडी करेंगे, बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर्स। नंबर्स में सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनके स्टार्टिंग आपके पास से 1 2 3 4 7 से आती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सेट फॉर्म में लिखे रहते हैं। ये 1 2 3 4 चलता चला जाएगा। काउंटिंग होती थी पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे भी कि किस सेना में कितने लोग हैं, कितना खाना बनाना चाहिए, शस्त्र कितने होने चाहिए, समझिए काउंटिंग नंबर्स, इंसानों की गिनती करनी है। फिर उसके अंदर 0 को काउंट किया गया तो सिंबलाइज किया, बनाया गया फिर होल नंबर्स कि भाई अब कंप्लीट हो गए हैं, नाउ दे आर कंप्लीटेड, होल नंबर्स लिखे गए। इसमें क्या हुआ, 0 इंक्लूड कर दिया गया, 0 1 2 3। जैसे इस रूम में कोई नहीं है, ये हमने हिंदी में बोला, देयर इज नोबडी इन द क्लास, इंग्लिश में बोला। मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो बोलेंगे 0 है काउंटिंग, तो 0 इंक्लूड हुआ। ठीक है, 0 इंक्लूड करने के बाद बोला नाउ दे आर नोन एज होल नंबर्स। जो भी ये टर्म्स हैं अक्रॉस वर्ल्ड सेम है,
नेचुरल नंबर, एवरीवन अंडरस्टैंड के नेचुरल नंबर्स क्या है। फिर बिजनेस आया, जहाँ पर प्लस के साथ साथ माइनस की भी बात होने लगी। क्या हमें प्रॉफिट हुआ है लेकिन -2 करोड़ हुआ है, तो माइनस साइन का सिंबलाइज हुआ। इंटीजर्स में नेगेटिव साइड पर भी हम जाने लगे, तो उनको कंप्लीटली एक साथ बोला गया इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। इसका सिंबल आई भी है और इसका सिंबल जेड भी रहता है, ठीक है। तो आई और जेड दोनों से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर अपने पास अब नेगेटिव इंटीजर्स भी रहेंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स भी अपने पास से रहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, नफ़ा नुकसान की बातें होने लग गई, तो प्लस के साथ साथ बातें अब नेगेटिव में भी जाने लग गई। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स को बाइफिकेट किया गया और आगे जाके। अब इंटीजर्स को बाइफिकेट करने के तरीके हैं, जैसे मैंने लिखा इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स कौन से हैं? और हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं वो सब कैटेगरी में किस में आते हैं? इवन नंबर्स में। इट शुड बी डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और ये हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, बाय 2, ठीक है। इंटीजर्स में अगर एक वर्ड लिखा गया है कि उस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं आगे जाके। इसको इवन और ऑड तो हो ही गया है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स में भी इसको ब्रेक किया जाता है। जो नंबर्स पॉजिटिव हैं वो अपने पास सारे कैसे हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स अपने पास बनेंगे। कई जगह पर नॉन जीरो इंटीजर लिखा रहता है। ये सारे टर्म्स हैं जार्गन से जो आपको मैथमेटिक्स के अंदर सीखने को देखने को मिलेंगे। नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब जीरो को छोड़कर बात की जा रही है, ठीक है। इवन इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स हम लिखें तो आपके पास +-2, +-4, 0, +-6, ये सब हैं। कई जगह पर सिर्फ पॉजिटिव की ही बात करते हैं। जेई में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। इवन बोला है तो बात इतनी सी है कि दैट हैज़ टू बी एन डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। कहीं पर ये डिस्कशन भी देखा है, कई आप बुक्स में देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, मतलब होल नंबर्स के बारे में 0, 2, 4, 6। पर माइनस को भी अगर हम देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिविजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना। तो ऐसा कोई लाइन नहीं खींची हुई है मैथमेटिक्स में, ऐसा हो गया तो ये समझाइए, इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा नहीं है ना। सो ब्रॉडर वे में सब चीज़ों को पढ़ते हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डीपर तक पढ़ते हैं। ऑड नंबर्स के बारे में कोई एग्जांपल्स आप समझाइए मुझे। ऑड नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग इसकी 1 से होगी, +-1, +-3, +-5, और ये नंबर्स आपके पास से चलते चले जाएंगे, ठीक है। यहीं पर फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके पास आते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या कहानी बनेगी? डिविजिबिलिटी टेस्ट में सारा वो टॉपिक जो हमने सीखा है कि डिविजिबिलिटी डिफाइन कैसे होती है, तो यहां से अपने पास शुरुआत होगी डिविजिबिलिटी। डिवाइड करने की हम बात यहां पर करेंगे। तो आप बताइए 2 से डिवाइड करना है, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? आपको पता होगा 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। सो द लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए। वहीं अगर हमसे 4 के बारे में पूछा जाए तो जो पैटर्न 2 में है वो 4 में 4 बना है 2 स्क्वायर से, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये बनता है कि लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। और वहीं अगर 8 के बारे में पूछेंगे तो फिर यही कॉन्सेप्ट आगे जाएगा और यहां पर हम पहुंच जाएंगे लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। तो एक एक करके हम सब 1 से लेके 9 तक सभी के बारे में बात करेंगे। 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है। सो 2, 4 और 8 के बारे में हमने यहाँ पर लिखा एक बार में कि 2 से अगर डिवाइड करना है तो फिर लास्ट डिजिट आपके पास 2 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, और 8 लिखा हुआ तो लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। जस्ट कॉपी इट, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलना है, कॉपी में लिखोगे तभी बात है। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नोट्स का तैयार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो इस पर फोकस कीजिएगा। जो समझा लिखा, कोई बात समझ में नहीं आई तो लिखनी भी नहीं है, ठीक है। शुरुआत में टॉपिक्स ऐसे रहेंगे कि आपको बिट्स एंड पीसेस में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की तरफ जाएंगे तो बीच में ऐसे भी टॉपिक आपको एकदम से दिखेंगे जिस पर आप सोचेंगे कि सर ये तो एकदम से नई बात आ गई, ये पता ही नहीं था, ये आज तक पूरी ज़िंदगी में इसके बारे में सोच रहा था, वो बात गलत थी, एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो आपने बताया, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, हो गया। पॉज करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। टाइम इज़ वेरी इसेंशियल, इसको हम रिस्पेक्ट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 8 हो गया है। अब बताइए कौन से नंबर्स बचे। 1 के बाद तो 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, 2 हो गया, 3 बचा है बाकी। चलिए 3 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी अगर आप लिखेंगे तो 3 जैसे 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए सेम था, तो ऐसे सिंगल डिजिट में 3 का स्क्वायर आपके पास है 9 भी आता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यही है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 आता है। और सिमिलरली 9 के लिए अगर आप जाएंगे सभी डिजिट्स को ऐड करिए, ये आपके पास से 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी, सभी डिजिट्स को ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 2715 दिया हुआ है, अब हमें पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, जस्ट ऐड करके देखते हैं। यहाँ से 9 आता है और 9 और ये 10, 15 आता है। तो 15/3 करते हैं तो 5 आ जाता है। यस, ये डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 3। बट क्या ये 9 से डिविजिबल है, वो भी चेक कर लेते हैं। 2 + 7 + 1 + 5 डिविजिबल बाय 9, मेरे पास 15/9 आता है। यस, इट इज नॉट। 3 से कैंसिल जरूर होगा पर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पकड़ के चलिए इन सबको, है ना। तो 9 से डिविजिबिलिटी सबको ऐड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो अब तक कितनों के सबके बारे में सीख लिया हमने। 2, 3, 4 हो गया, 5 बचा है, 5 सीखना है, ठीक है। लेट्स नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 के लिए सिंपल फंडा है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। आखिरी नंबर अगर अपने पास 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हर नंबर की अपनी अपनी विशेषता है। यहाँ पर ये फंडा है कि 0 या 5 होगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस 6। 6 कैसा नंबर है। 6 बना हुआ है 2 और 3 से। 2 और 3 से बना हुआ है, तो यहाँ पर अब जैसे 2 और 3 की बात आई कि 6 इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप आप प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर जानते हैं। नहीं जानते हैं, आधा अधूरा पता है, चलो इस डिविजिबिलिटी के बाद वो भी आपको बता देंगे ताकि उसके बारे में हमें फुल नॉलेज रहे। तो 6 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ हम बात करते हैं कि इसके लिए 2 से डिविजिबल होना ज़रूरी है एंड 3 से डिविजिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट रहेंगे। क्या क्या कि लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8 ये होनी चाहिए आपके पास अगर आप 2 से डिविजिबिलिटी चाहते हैं तो, ठीक है। एंड 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 6 जो है 2 और 3 दोनों की मिलीजुली सरकार है, तो दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। लास्ट का डिजिट एक तो अपने पास 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, और लास्ट का जो डिजिट है अपने पास लिखा गया है इसके अंदर वो 3 से डिविजिबल हो। 7 का जो डिविजिबिलिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में जनरली हम बात नहीं करते हैं। 8 का लिख चुके हैं, 9 हम लिख चुके हैं, ये सारी बातें डिविजिबिलिटी की हैं। 10 के बारे में कैसे बात करेंगे। 10 किसकी सरकार से बना हुआ है, 2 और 5 से। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में, 0 और 5, और 2 के लिए डिविजिबिलिटी क्या है,
02468 होना चाहिए। तो फिर आप बताइए, अगर हम 10 की बात करेंगे तो जो 5 की कंडीशन है और जो 2 की कंडीशन है दोनों का कॉमन लिया जाएगा। तो अब लास्ट में अगर 5 होगा तो वो इवन नंबर नहीं है, तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में सिर्फ 0 वाली बात रहेगी और वो अंडरस्टूड है। 10 से डिवाइड करना तो लास्ट में 0 दिखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात थोड़ा 11 की कर लेते हैं। 11 में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। 11 में अगर लिखा है तो इस पे होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इसका डिफरेंस लेके ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है कि ऑड प्लेसेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड कर लें, माइनस आपके पास जो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस होती हैं उसका डिफरेंस लेके हम 11 से डिविजिबिलिटी की बात करें, तो यहां से ये बात बन जाती है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ये इनके कंस्ट्रेंट हैं, फॉर्मूलेज हैं। आप किसी भी नंबर से 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो जैसे मैं आपको समझाऊं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे आपके पास 1 3 1 5 6 लिखा हुआ, हमें इसके बारे में बात करना है। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं चेक करने के लिए आप देखिएगा, जो ऑड प्लेसेस हैं उनको आप देख लीजिए, वो है 1 + 3 + 5। फिर जो इवन प्लेसेस हैं उनको आप देखिएगा, 3 + 1 + 6 आपने देखा, 3 + 1 + 6। अब ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस इज द की, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो आप ये नंबर बनाइए, अगर डिवाइड हो गया तब तो 11 से डिविजिबल है, नहीं हुआ तो नहीं है। यहाँ देखिएगा 5 है, 8 9 आता है, और यहाँ अपने पास से 9 आता है, इट इज -1/11 नहीं आता है। तो यहाँ पर एक बच गया जिसने गड़बड़ किया है। तो आप इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर 1 3 3 1 5 5 अगर मैं लिखूं तो क्या हमारे पास बात बन जाएगी? आप चेक करिए। तो देखिएगा, पहला क्योंकि -1 आ रहा है, इस बात को चेक कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ, ये प्रूफ क्यों है ऐसा, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। हम इस बात को भी प्रूव कर सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होगा, तभी वो ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों काम करता है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, पर आई थिंक वो आपको पता होगा। नहीं पता है तो मुझे बता दो, मैं अगली क्लास में बता दूंगा उसका प्रूफ भी, नो प्रॉब्लम, है ना। 1 3 5 3 1 6। तो फिर यहां पर अगर हम देखें तो देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हो गया ऑड प्लेसेस 1 3 5 माइनस, अब जो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस पर है 1 3 5 1 और ये 11, 0 आ रहा है, 0 डिवाइड हो जाता है। अब आप चाहो तो चेक करके देख लो कि सच में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी तो क्या हुआ, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा। ठीक है, अब हम एक्चुअल में डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 3 3 1 5 5। ठीक है, चलिए अभी कैंसिल कीजिए, 1 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 13 था, 2 बचा, 23 आया, 2 टाइम्स 22, 1 बचेगा 11, फिर 55 है, फिर 0 है, फिर 5 है। दिस इज द नंबर। ये इतनी बार डिवाइड हो जाता है। कितनी बार डिवाइड हो जाता है? ये इतनी बार डिवाइड हो जाएगा आपके पास से। तो बहुत सिंपल है, जब कभी हमसे पूछा जाए कि 11 से डिविजिबिलिटी निकालनी है, जस्ट ऐड द डिजिट्स प्रेजेंट एट ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस का सम डिवाइडेड बाय 3। इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इन सभी डिविजिबिलिटी के ऊपर, और देखना चाहते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार एक नज़र इन फटाफट से कॉपी कर लीजिए। मैथमेटिक्स में काउंटर एग्जाम्पल्स हमारे हमेशा काम आते हैं, इन सब चीज़ों को लिखते हुए चलिएगा। जैसे यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल था, 9 से नहीं था। ठीक है, तो मैथ्स हमसे बात करना शुरू कर देती है एक टाइम के बाद, तो नंबर स्टार्ट स्पीकिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व उनके साथ हो जाएं, कुछ रिजल्ट्स आगे जाके आप भी मुझे बताएंगे, सर ऐसा होता है तो ये हो जाता है, और वही डिस्कशन का पार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादातर हम चीज़ें डिस्कशन के थ्रू सीखते हैं, जब क्लास में डिस्कशन शुरू होता है। ठीक है, थ्योरी तो इधर से उधर जा रही है, डिस्कशन मिक्स होता है, उधर से इधर भी, इधर से उधर भी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करने की मल्टीपल अप्रोचेस आ जाती हैं, और वही फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का। चलिए बना लीजिए।
जी लिख लिया होगा आपने, है ना। चले क्वेश्चन लिखे। आइए डिविजिबिलिटी के ऊपर एक सवाल करते हैं। इफ 3 4 x 5 4 y 7 9 ये एक नंबर है, इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 3 and 11, 3 and 11. Find ordered pair x comma y where xy belongs to 0 1 2 3 8 and 9. ये क्वेश्चन हमने लिखा। कुछ तो सिंबल्स की बात यहाँ पे क्या सेट्स लिखे हुए हैं। आई होप आपको सेट्स का थोड़ा आइडिया है, आगे जाके मैं भी सेट्स डिटेल में शुरू से पढ़ाऊंगा। पर अभी ये एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, छोटी छोटी बातें आपको बता दें। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है ये सेट्स में कॉमा लगा के लिखे जाते हैं। एक नंबर हमें गिवन है और एक एंड कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए आप, एंड है तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 की हमने बात कर ली। तो थोड़ा सा जो हमने डिविजिबिलिटी के रूल सीखे थे उनमें से जो सबसे जो डिफिकल्ट से दिखते हैं उन्हीं दोनों को हमने पिक कर लिया। इवन वाला तो आसान होता है, जो 2 से डिविजिबिलिटी 4 से डिविजिबिलिटी वाले तो आसान होते हैं। 3 और 11 के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अगर मुझसे पहले करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके हमेशा पहले खुद ट्राई कर सकते हैं। देन यू जस्ट चेक योर सॉल्यूशन माय सॉल्यूशन, योर सॉल्यूशन माय सॉल्यूशन कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, कई बार हम रैंडम तरीके से भी आंसर ले आते हैं और हमें खुद को फील रहता है कि यार बात बनी नहीं, उतना कॉन्फिडेंस आया नहीं, इसलिए हर लाइन के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तभी उसको लिखें। 3 से डिविजिबिलिटी की हम बात पहले करते हैं तो आपको जो सिखाया कि इसके अंदर अगर हम जो सम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से। एक बात बताइए, अगर मैंने x और y लिखा है तो मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये नंबर है तो x और y क्या है, सिंगल डिजिट है। अगर इतना भी बोल दिया जाता तो भी सफिशिएंट था कि x एंड y क्या होगा, क्योंकि हर जगह डिजिट्स लिखी गई हैं और डिजिट्स हमेशा 0 से लेके 9 के बीच में रहती हैं। तो ये अगर पार्ट नहीं भी लिखा तो भी वो अंडरस्टूड है कि x और y की वैल्यूज किसके बीच में है, 0 से लेके 9 के बीच में है। ठीक है, तो वी कैन जस्ट रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर ठीक है, लिख दिया है तो ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम यहाँ पहुँचते हैं 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन नंबर्स हैं, वो है x प्लस वाई। अब इनका एडिशन करते हैं। 3 + 4 = 7, 7 एंड 5 आपके पास से करेंगे, आपके पास 7 5 12, 12 और आपके पास से 6 है 16, 16 एंड 7 is 23, 32। दिस इज आई एम गेटिंग 32 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिविजिबल 30 का तो हो ही जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपके पास से नंबर बनता है। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल होना आपके पास से चाहिए। अब आता है 11 से डिविजिबिलिटी। उसके लिए क्या किया जाए, जितने भी ऑड प्लेसेस हैं 1 x 4 7, 1 x 4 7 माइनस इवन डिजिट्स 4 x 4 5 7। ठीक है, इवन डिजिट्स कौन कौन सी, 4 इवन प्लेसेस पर। ठीक है, इवन प्लेसेस पर, प्लेसेस वर्ड लिखा नहीं लिखा, यस प्लेसेस पर। 4 5 y, तो सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, देन 6th प्लेस, देन 9। दिस शुड बी डिविजिबल बाय 11। अब आप चेक करिए यहां से, तो एक तो डिफरेंस आपके पास बनेगा x माइनस वाई का। ठीक है, यहां से आप देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आ रहा है, दे आर कैंसिलिंग आउट। ये 10 आता है आपके पास से, यहाँ आपके पास से 14 आता है। ये 10 है और ये 7 और 5 14 आता है, 10 और 14 -4। ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये 2 बात बनी। अब x और y के बारे में हमें मालूम क्या है, x और y इसके बीच में रहते हैं। तो आप ये बता दीजिए x प्लस वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कि जब दोनों मैक्सिमम 9 पर आ जाए, यानी ये 18 हो सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -18। नो एडिशन है ना, 0।
एडिशन है तो दोनों क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो अगर हम ऐड करके देखें इस वाले डेटा के लिए x प्लस वाई, इन दोनों की लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये 0 से लेके और दोनों 9 हो सकते हैं, तो अपने पास ये 18 बनता है। हम प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बताइए x प्लस वाई प्लस 2 बनाएंगे तो वी आर हैविंग दिस एज 20 और ये डेटा आपके पास से 2 आता है। दिस इज द नंबर। अब आप बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम कर सकते हैं इन सब के लिए जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए x प्लस वाई की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपके पास ये कितना बन सकता है 3 से डिवाइड करने के लिए, यहाँ से 2 से लेके 20 तक 3 से डिविजिबल नंबर आपके पास 3 है, 6 है, 9 है, ये सारे नंबर्स आपके पास आने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो अपने पास डेटा बनता है x प्लस वाई की वैल्यू 1 बन जाए। जैसे ही x प्लस वाई 1 बनेगा, 1 प्लस 2 आपके पास से 3 बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस x प्लस वाई की बात करिए, आपने x प्लस वाई को 1 की जगह भी 1 रखा है, अब आप यहाँ पर कितना रखिए, 5 रखिए, 5 नहीं 4 रखिए, 4 प्लस 2 इज 6, 4 आप रख सकते हैं, 4 और 2 भी कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है, डिविजिबल है। आगे चलिए x प्लस वाई हमें मालूम है 18 तक हम जा सकते हैं, 3 ऐड करिए 7, 3 ऐड करिए 10, 3 ऐड करिए आपके पास है 13, तो आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और दूसरा है x प्लस वाई का डेटा जब आप 3 और ऐड करेंगे 16, और हर जगह हम चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का ये बहुत अच्छी बात होती है, जो आपने सोचा रख कर चेक कर लीजिए। x प्लस वाई 16 है, 16 प्लस 2 आपके पास 18 होता है, 18 3 से डिविजिबल होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं सबके अंदर AP बन रहा है, 3 नंबर ऐड होते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे जाऊंगा 19 बन जाएगा, और 19 पॉसिबल नहीं है, x एंड y मैक्सिमम 9 लेंगे, 18 तक ही इसका नंबर बनने वाला है। सो दीज आर द कंडीशंस वी जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिविजिबिलिटी ऑफ 3। आगे हमें पहुंचना है कि x माइनस वाई के बारे में हम क्या जानते हैं। x माइनस वाई मैंने लिखा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी 9 हो सकती है, बोलो यस और नो। x को 9 कर दें, y को 0 ले लें, सबसे बड़ी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, 9 हो सकता है। लीस्ट वैल्यू हमारे पास कितना, इसको 0 ले लिया, इसको 9 ले लेंगे तो -9 हो सकता है। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है जो हमें यहाँ चाहिए वो अपने पास से इस तरीके से बन सकता है। 11 से डिविजिबिलिटी चाहते हैं, हम 11 चाहते हैं, तो अब आप देखिए -4 और कर दीजिए, x माइनस वाई -4 करते ही मेरे पास यहाँ 5 बन जाएगा, यहाँ 13 बन जाएगा। आप मुझे बताइए ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ये हम चाहते हैं, पूरी तरह से दिमाग लगाना होगा। पहला ही सवाल सर आपने तो ऐसा दे दिया है, x माइनस वाई -4 11 से डिविजिबल हो, तो आप बस इतना सा बता दो, -13 से 5 के बीच में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल है। आप खुद सोचिए, इनके बीच में अगर हम 11 से डिविजिबल नंबर्स की बात करते हैं, तो मैंने इसे 11 से डिविजिबल करूंगा तो पहला नंबर ही -11 आएगा। -11 से डिविजिबल हो जाता है, और अगला नंबर हमारे पास 11 ऐड करेंगे 0 बनेगा, ठीक है। और 0 को अगला में फिर 11 ऐड करेंगे तो 11 जाएगा, 11 हमारे पास परमिसिबल नहीं है। तो ये -11 और ये वाला डेटा हमारे पास है। इसके लिए कितना डेटा बनेगा वो आप देख लीजिए। -11 चाहिए तो x माइनस वाई की वैल्यू -7 आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा डेटा x माइनस वाई की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। -11 के लिए अगर हम चाहते हैं कि सम इसका -11 हो, तो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू -7, x माइनस वाई की वैल्यू 4। तो ये 2 केसेस यहाँ हैं और इतने सारे केसेस यहाँ पर हैं। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, जिसका मतलब क्या है कि x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस ढूंढने होंगे। अब हमें पता है x और y 0 से 9 के बीच में रहेगा, तो मैंने फर्स्ट वाले केस को इसके फर्स्ट वाले केस के साथ सॉल्व करने की सोची कि चलिए इनको ऐड करके देखते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 2x की वैल्यू आपके पास से कितनी आ जाती है, -6 आता है। अगर हम दोनों को ऐड करें 2x, y से y कैंसिल, -6, x इक्वल टू -3 पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जब जब इनका एडिशन नेगेटिव आ रहा है वो हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे 1 एंड -7 काम का नहीं है, 4 एंड -7 -3 बनेगा, काम का नहीं है। ये वाला देखिए 7 एंड -7, इसके बारे में बात कीजिए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 7 एंड -7 तो बात बन सकती है। तो पहला केस हमारे पास आता है x प्लस वाई का वैल्यू 7 एंड x माइनस वाई का वैल्यू -7, दोनों को मैंने ऐड किया,
x मेरे पास 0 है, y मेरे पास 7 है। दिस इज द वन पॉसिबिलिटी। ठीक, आगे चलते हैं। 10 है यहाँ पर 7 है, तो 10 माइनस 7 विल बिकम 3 और ऐड करूंगा तो 2x बनेगा। तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। 10 माइनस 7 इज 3, 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आपके पास से 3/2 बनती है। नॉट पॉसिबल, वहाँ से आंसर नहीं बनेगा। 13 प्लस 7 आपके पास बनाइए, 6 आता है। यहाँ से चांसेस हैं बनने के, आप ट्राई कीजिए। तो इज जस्ट राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। ऐड किया, आई एम हैविंग 2x इज इक्वल टू 6, मेरे पास x का वैल्यू 3 आता है। तो y का डेटा आप रख के देखिए, x अगर 3 है, सो हाउ मच वी आर गेटिंग, दोनों को कंबाइंड करके देखना चाहते हैं। 10 आता है, पर क्या है, परमिसिबल है? नहीं, दिस इज नॉट वैलिड। y का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब आइए 13 के साथ मैच कर लिया, 16 के साथ मैच कीजिए, क्या इससे पॉसिबिलिटी है? आइए देखते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 16 है और x माइनस वाई की वैल्यू -7 है। आपके पास 2x आप जाते हैं तो यहाँ से आपके पास से 9 बनता है। नाउ दिस इज नॉट एन इंटीजर, 9/2 आपके पास आ रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो अभी हमारे पास इस फर्स्ट वाले के साथ सबके कॉम्बिनेशंस बना के देख लिए, एक ऑर्डर्ड पेयर आया, दिस वन 0 एंड 7। आगे चलते हैं, दूसरे वाले को देखिए। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। कौन सा डेटा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसको सबके साथ हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, सबके साथ बनाए। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और वहाँ 4 है। 1 एंड 4 को ऐड करते हैं तो 5 बनता है, वो एक ऑड नंबर है। आपके पास यहाँ x है, वहाँ x है, 2x बनेगा, इससे आंसर नहीं बनेगा। x प्लस वाई 4, x माइनस वाई 4, इसको कॉम्बिनेशन बना के देखिए। x प्लस वाई 4 आपके पास है एंड वी आर हैविंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? आपने इनको ऐड किया, मेरे पास x का वैल्यू 4 आता है, y का वैल्यू 0 आता है। परमिसिबल है, बिल्कुल अलाउड है। 4 एंड 0 आपके पास सेकंड सॉल्यूशन यहाँ से दिखा। आप 7 पे आइए, 7 एंड 4 11 आता है, दैट्स एन ऑड नंबर। 2x इक्वल टू 11 आएगा, चांस नहीं है। 10 पे चलिए, 10 प्लस 4 इज 7 आपके पास डेटा बनेगा। यहाँ से पॉसिबिलिटी नजर आती है कि x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है 10 आनी चाहिए, x माइनस वाई का वैल्यू 4 आता है। सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 3 है। इज दिस अलाउड? यस, इट इज वेरी मच अलाउड। 7 प्लस 3 10 आता है, 7 माइनस 3 भी 10 आता है। आगे चलें, 10 के बाद 13 चलिए, 13 प्लस 4 17 ना, 16 प्लस 4 आपके पास जाएंगे, 20 बनेगा। तो मेरे पास एक और कॉम्बिनेशन, x प्लस वाई की वैल्यू 16 है, x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू आपके पास से 6 आता है, पर ये अलाउड नहीं है। 9 तक आप मैक्सिमम जा सकते हो। तो फाइनल सेट क्या बना? डिविजिबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें, फाइनल प्रॉब्लम सेट हमारे पास बना है फर्स्ट, 0 एंड 7 इज आवर फर्स्ट, और 4 एंड 0 सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आएंगे 0 7 फर्स्ट केस, 4 0 एंड 7 3। 3 सॉल्यूशन सेट इसके यहाँ से बनकर आते हैं। पहला सवाल है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, यही सिखाने के लिए, क्योंकि आपने YouTube पर बहुत वीडियोस देखे होंगे कि जिनकी 11th खराब हो जाती है वो तब भी जेई क्लियर करें, जिनके 11th में दिक्कत आती है। तो मैंने आपको पहले थोड़ा सा ट्रेलर मैथमेटिक्स का दे दिया है कि भैया पढ़ना पड़ेगा, हर जगह दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई टॉपिक अगर आपको आता है तो एग्जामिनर को आपसे कहीं ज़्यादा आता है, वो उस पर भी ऐसा सवाल पूछ लेगा कि आपसे ना बने या टाइम लग जाए। एग्ज़ाम में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं लड़ रहे हैं, एग्ज़ाम में हम कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन प्लस मैनिपुलेशन। कैलकुलेशन तो सिंपल नंबर्स की होती है, मैनिपुलेशन होती है 3 इक्वेशन दे रखी, दूसरे की वैल्यू फर्स्ट में रखना, फर्स्ट का डेटा थर्ड में रखना, ये मैनिपुलेशन होते हैं। मैथमेटिक्स में कई बार आगे आगे आप जाके देखेंगे 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ये मैनिपुलेशन का पार्ट है। और फिर एग्जाम में हमारी चौथी जो लड़ाई चल रही होती, वो होती टाइम के साथ। तो कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन मैनिपुलेशन एंड टाइम, घर पर आके सब सॉल्व कर लिया 2 घंटे 3 घंटे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम के अंदर सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम पैरेलली चल रहा होता है।
तो इन सब के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर सीखेंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिला दूं। मैंने जो आपको रोज़ होमवर्क दिया, अगर आपने वो कर लिया तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। ईमानदारी से कीजिएगा। इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूं। नंबर 1, आपको जब भी कोई होमवर्क मिलता है, 10 क्वेश्चन का होमवर्क मिला है, तो आप ना एक एक क्वेश्चन का जाके आंसर मत देखिए। 5 का आंसर जाके देखोगे ना तो आपका 6 का आंसर दिख जाएगा। हमारी नज़रें क्या नहीं देखना है ये पहले देख लेती हैं। कोई मना कर देना क्या इधर मत देखना, तो हमारा ध्यान उधर ही चलता रहता है पूरे टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 का आंसर जाके देखा, ए आ रहा है। अब नज़रों ने 6 देख लिया, 6 का बी आंसर है। तो अब 6 क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, 6 नंबर क्वेश्चन, तो हम सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, हम तो प्रूव कर रहे हैं उसको कि बी आना चाहिए इसका, बी आना चाहिए इसका। और फिर जब एक बार आंसर पता चल जाता है तो हम नए नए कॉन्सेप्ट या किसी भी तरीके से उसको समझा देते हैं। हाँ, ये तो आना ही चाहिए था, ये तो आएगा इससे, इट्स ऑब्वियस, इट्स वेरी इजी। याद रखिए, ऐसे जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास फाइनल टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि वहां आंसर की नहीं होती है। तो हमारे लिए पूरा क्वेश्चन रॉ होना चाहिए, फिर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, लॉजिक्स लगा रहे हैं, फिर हम किसी पर भी जगह पर पहुंचे। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हुआ या गलत सॉल्व हुआ, लर्निंग वहीं से शुरू होगी। ठीक है, चलिए, तो इसको बना लीजिए आप। यहाँ पर जो हमने सीखा, डिविजिबिलिटी का एक ही धुरंधर सवाल हमने बनाया, जिसके अंदर कई सारे केसेस बने। फिर समझा दूं, 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो। 11 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स का सम इवन प्लेसेस पर डिजिट्स के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो। एक्स और वाई में ये लाइन नहीं भी दे रखी होती तो इसको देख के लगता है कि दोनों सिंगल डिजिट हैं, तो एक्स और वाई कैसे होंगे, 0 से 9 के बीच में रहेंगे। पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा तो 3 से डिविजिबिलिटी की ये पॉसिबिलिटीज हैं, और 11 से डिविजिबिलिटी के वो केसेस हैं। तो हमने डायरेक्टली सोच के देखा कि एक्स मार्क्स, किसी स्टूडेंट को ये भी लग सकता है, सर ये कैसे पता चला, ये रहा ना, एक्स और वाई 9 तक जा सकता है, तो एक्स प्लस वाई दोनों मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, और दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 है तो मिनिमम आ सकता है। एक्स माइनस वाई में मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो अगर एक 9 है एक 0 है तो मैक्सिमम 9 हो सकता है। पलट देते हैं, एक 0 है और एक 9 है तो फिर डिफरेंस -9 हो सकता है। तो हमारे लिए आसान हो गया कि 11 से डिवाइड करूंगा तो मैं कौन से नंबर ढूंढूं। -13 से 5 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स आएंगे, -11 एंड 0। और वहीं पर इसके बारे में ये जो नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 केसेस बने हैं। फिर एक एक करके सबके बारे में सोचना, यही एग्जाम की बात है। अब जो बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, एक एक की इक्वेशन बनाने लग जाएंगे। तो हमें यहीं से थोड़ा बहुत दिमाग में भी सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, 15 दिन के अंदर आपको सब सिखा देंगे। ठीक है, बना लीजिए। बस आप क्लासेस के अंदर रेगुलर रहिएगा, बस ये बात है। रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तभी बातें बनेंगी, और डिसिप्लिन जिसने मेंटेन कर लिया वो किंग है। बनाइए। ठीक है जी, आपने बनाया होगा। अब यहीं पर क्या है कि हम नंबर्स को देख रहे थे, यहाँ पर हमने लिखना भी सीखा है, डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ा। अब मैं आपको यहीं पर, ऑल दो आप जानते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे, प्राइम नंबर्स वगैरह इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये बताइए। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर विद मैक्सिमम 2 फैक्टर्स। वहीं पर आपके पास कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स with more than 2 factors। इसकी ये भी डेफिनेशन आप बना सकते हो फर्स्ट वाले की, कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, ये भी आप बात बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर विच इज
डिविजिबल बाय 1 एंड itself only, जो या तो 1 से डिविजिबल हो या सिर्फ वो अपने आप से डिविजिबल हो। वही कहानी आपके पास यहां से बन जाती है ना। ये डिविजिबिलिटी के बारे में हमने बात की। जैसे प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 होता है। 3, 4 के तो फैक्टर देखो आप कैसे हैं, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर 4 होता है। फिर आपके पास 5 है, देन हियर 6 है। या आपके पास 7 प्राइम नंबर होता है, फिर 8 यहाँ आ जाएगा, 8 के बाद 9 भी यहीं रहेगा, 10 भी यही रहेगा, 11, 13, यहाँ 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18। समझ गए? कुछ बातें हैं, बात करते हैं। 1 कैसा है सर? 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। इसको दोनों ही कैटेगरी में नहीं रखा गया है। सर ये 2 से ज्यादा फैक्टर वाली कहानी क्या है वो समझाइए। जैसे आपने 4 लिया, 4 के क्या फैक्टर्स है? 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। आपने यहां पर 3 लिया, 3 क्या फैक्टर्स कीजिए, या तो 1 होगा या वो खुद होगा। सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या तो 1 से डिवाइड होगा, सबका मालिक 1 है, या फिर स्वयं से ओनली 3। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर्स जिस फॉर्म में लिखे जाते हैं जनरली दे आर ऑफ 6 एंड +-1 फॉर्म। 6 का मल्टीपल कीजिए, उसमें 1 ऐड करके 1 माइनस कीजिए, तो इससे हमेशा प्राइम नंबर आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनसे जो सेट बनेगा अपने पास से उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट 2 एंड 3। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे आ जाते हैं, इसके अंदर बन जाते हैं एक्सेप्ट 2 एंड 3। तो ये एक तरीके से सुपर सेट बनता है। मतलब 6 एंड +1 आपके पास से प्राइम नंबर नहीं बनेगा, लेकिन सारे प्राइम नंबर इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, 6 एंड +-1। इसके अंदर कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं ये प्राइम नंबर्स इसका सबसेट बन जाएंगे, पर इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज भी आएंगी जो प्राइम नहीं है। जैसे 6 एंड +1 है तो आप n को ना 6 ले लीजिए, तो एक बनेगा आपके पास से 36 +-1। तो एक नंबर आपके पास से क्या बना? 35, एक बना 37। मैं समझाना चाहता हूँ, n को अगर मैंने 6 ले लिया तो एक मेरे पास 35 बनेगा, एक 37 बनेगा। ये नहीं है, ये है। तो मैंने क्या बोला है कि अधिकतर प्राइम नंबर सभी 2 और 3 को छोड़ दे इसके अंदर आ जाते हैं, पर इसके अंदर जो भी आएंगे वो सारे प्राइम की मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इतना एक छोटा सा फॉर्मुलेशन हम इसके बारे में कर सकते हैं। वहीं पर 1 के बारे में हमने बात कर दिया। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता है। एक और टर्म यहां पर लिखी रहती है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम नंबर्स, जिसका दूसरा नाम है को प्राइम नंबर्स, या थोड़ा रहता है। जैसे अगर हमने रिलेटिव प्राइम बोला है ए और बी को, तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी ये 1 आना चाहिए। इसको जीसीडी करके भी लिखा रहता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी 1 रहेगा। एक ही बात है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 आता है तो रिलेटिव प्राइम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 एंड 4। 1 को हमने प्राइम और कंपोजिट में कंसीडर नहीं किया है, लेकिन 1 एंड 4 है तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये को प्राइम होंगे। इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। आप और बना के देखिए, जब देखिए 1 एंड 4 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, 1 तो कंपोजिट भी नहीं है, और 4 क्या है? 4 इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दिस इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और एक बार और यहां नोटिस करें, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ दिया जाए। यहां हम बात करें 2 इज द ओनली
even prime number. Remaining all prime numbers are odd. बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड होते हैं. इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, क्योंकि अगर और इवन नंबर लिखोगे तो फिर लास्ट का नंबर 2 से डिविजिबल, तो डिविजिबल है तो फिर वो प्राइम नहीं है ना जी. हम यहां पर थे, रिलेटिव प्राइम के ऊपर थे जी. 1 and 4 है. और बताइए क्या लगता है आपको? 2 and 6 के बारे में लगता है? नहीं. 2 and 6 में अगर आप कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास से 1 आना चाहिए, ये नहीं होगा. और आप देखिए 2 और 9 के बारे में आपको क्या ख्याल है? सर 2 और 9 के बारे में, यस, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. 4 and 9 के बारे में आपका क्या ख्याल है? 4 and 9, यस, 4 and 9 दोनों प्राइम नहीं है, पर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है. कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. एक भी फैक्टर कॉमन आ गया एक्सेप्ट 1 तो फिर वो को प्राइम नहीं है. रिलेटिवली प्राइम का मतलब यह है कि उनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 तो सब जगह होता है. तो 2 और 9, 4 and 9 ये चल जाएंगे. और मैं एग्जांपल दूं आपको, आप बताइएगा मुझे. 6 and 18 क्या लगता है? 6 और 18 के अंदर 2, 3 कॉमन है. दिस इज ऑल्सो नॉट, ये भी अपने पास नहीं है. ज्यादातर कंफ्यूजन हमें इस वर्ड के साथ होता है. जब आप आगे जाके देखेंगे एक वर्ड लिखा रहता है ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें बोला जाता है 2 प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2. विद डिफरेंस ऑफ 2 दोनों प्राइम नंबर होंगे. जैसे आप देखिए आपके पास 3 and 5 है, ये ट्विन प्राइम नंबर है. 5 and 7 है, ये भी है. 7 and 11 नहीं है. 9 तो होता ही नहीं है प्राइम, तो यहां पर दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए. और बताइए जी, 11 and 13 आपके पास है, 17 and 19 आपके पास है. ठीक है, ऐसे नंबर्स आपको और ढूंढने होंगे तो आगे जाके एक नंबर और मिलेगा. 29 and 31 भी आपके पास है. ये सब ट्विन प्राइम नंबर्स हैं जिसमें डिफरेंस 2 है और प्राइम नंबर्स आपके पास लिखे गए हैं. तो ये थोड़ा एक आइडिया प्राइम नंबर्स के बारे में हमने यहाँ पर सीखा. लिख लीजिए. जी लिखा आपने? आगे चले, चलिए आगे बढ़. अब तक हमने क्या सीखा? नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स. फिर सेकंड आता है होल नंबर्स, जब जीरो इंक्लूड हो गया. उसके बाद आए नेगेटिव इंटीजर्स, वो भी इंक्लूड बन गए. अब हम इसके और आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं अपने पास रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स. वहीं से कहानी शुरू होती है. जैसे कि अगर हम रियल नंबर्स की बात करें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक इंटीजर्स, दूसरा नॉन इंटीजर्स, जिसमें सभी इंटीजर्स आ जाएंगे और जो नॉन इंटीजर्स है उन दोनों को मिक्स करके बनता है रियल नंबर्स. सिमिलरली रैशनल नंबर का और 2 बाइफर्केशन हो सकते हैं आपके पास. नंबर 1 रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर आपने कई बार फॉर्म पढ़ा होगा, विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म और आफ्टर डेसिमल digits are terminated और repeated. या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए.
यहां पर p और q आपके इंटीजर्स हैं, q की वैल्यू 0 नहीं है। वहीं इर्रेशनल, अब इनको रिप्रेजेंट करने के भी तरीके हैं। इसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको i से या r से। ये आपके पास या तो i से रिप्रेजेंट होगा या z से होगा, ठीक है। और यहाँ पर नॉन इंटीजर्स का ऐसा कोई सिंबल नहीं है। इर्रेशनल आपके पास लिखा रहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक। आइए यहाँ पर p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉट इन p/q फॉर्म, और आफ्टर डेसिमल digits are neither terminating nor repeating। ये सबसे पहले इसके बारे में हमने सीखा। तो रैशनल और इर्रेशनल दो कैटेगराइजेशन है। रैशनल जो p/q फॉर्म में आ जाए, या डेसिमल के बाद कोई पैटर्न या तो रिपीट हो जाता है डिजिट्स में, या फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। और जो अगर ऐसा ना हो तो फिर वो इर्रेशनल में आ जाएगा, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने पढ़े भी होंगे, हो सकता है पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये रिवाइज करते देखते सवाल होते नहीं होते, है ना। हमेशा देखो मैथमेटिक्स में ना घमंड नहीं हो पाता है। हाँ सच बता रहा हूँ मैं, हमें लगा कि मुझे सब आता है, जो चाहो टेस्ट लो। अगर कोई भी इंसान बोलता है 2 सवाल दे दो, अभी धरातल पे आ जाता है इंसान, ठीक है। तो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है। कोई अगर बोल रहा है तो उसको मैथ्स आती ही नहीं है। मैथमेटिक्स हम सब से बहुत बड़ी है, तो इसमें तो ईगो टिकता ही नहीं है। मैं खुद नहीं बोल सकता, मैंने कोई आज तक नहीं देखा जो ये बोलता जिसको सच में मैथ्स आती हो कि मुझे सब आता है। चांस ही नहीं है। हम सबसे ज़िंदगी कम पड़ जाती है। रामानुजन साहब की ज़िंदगी कम पड़ गई, उसमें भी कुछ थ्योरम्स गलत रह गई थी। शंकुतला देवी जी ने भी ऐसी कई बातें बताई। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन, हम सब कम हैं। मैथ्स फिजिक्स हम सबसे बहुत बड़े हैं, है ना। तो कभी इस चीज़ को मत सीखिएगा, वरना क्या है ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी कि मुझे ये आता है। आप मुझे बस ऐसा कोई भी टॉपिक लिख देना कि सर मुझे ये पूरा आता है, कुछ भी पूछ लो। गारंटी देता हूँ मैं आपसे 5 पूछूंगा और आपसे 5 सवाल नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने गिवन टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको करने को दे दिया कि सर मुझे ये टॉपिक आता है, आप पूछ लो कुछ भी, तो ठीक है आओ फिर चेक करते हैं। क्योंकि क्या हो ना, जैसे हम गेम खेलते हैं तो सबका एक लेवल होता है। लेवल 1 के सवाल बन रहे हैं, लेवल 2 के बन रहे हैं, लेवल 3 के बन रहे हैं, फिर लेवल 10 भी तो होता है। अंडरस्टैंड, विद इन द जेईई सिलेबस की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या, अगर हम विनम्र रहेंगे, सीखने के भाव से पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएंगे, वरना फिर हमारा ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर पेरेंट्स या टीचर, हम जो सब भी हैं, हम सब आपके सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप मूवी के हीरो हैं, मैं तो मूवी का डायरेक्टर हूँ, पापा मम्मी प्रोड्यूसर हैं, पैसा लगा रहे हैं। पर एक्चुअल में हीरो क्या है? ये किसके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की बात हो रही है? आपके। आप ही के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस योर जर्नी, ठीक है। तो दूसरों के मिस्टेक से सीखें। एक्सपीरियंस टीचर आपको जो बता रहे हैं कि इस काम को ऐसे 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 करना है, तो सवाल दिमाग में ज़रूर रखें कि ऐसा क्यों करना है, उसका लॉजिक ज़रूर ढूंढते रहें, पर एग्जाम में वो मिस्टेक्स ना करें। ये तो बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी डिविजिबिलिटी बताई, तो मैं चाहूँगा आप में से कुछ बच्चे मुझे उसका प्रूफ लाकर दिखाएं कि 11 से डिविजिबिलिटी जो हमने कल सीखी थी, जो अभी आज के लेक्चर में हमने सीखा है, कल आप मुझे इसका प्रूफ लाकर दिखाएं कि सर ये इसलिए होता है 11 से डिविजिबिलिटी। क्यों 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स को ही करना पड़ता है, 2 के लिए लास्ट डिजिट देखी जाती है। इन सब के लॉजिक्स हैं, लाके बताइएगा मुझे, वी विल हैव अ फन, है ना। सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अब आइए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं इन सब के बारे में कि सर रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। तो आइए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा आपके पास 3/5, ये रैशनल है। आपके पास है 17 मैंने आपके पास यहाँ पर लिख दिया नंबर, सो 4, ये भी रैशनल नंबर है। चाहे आप माइनस के साथ लिखें या प्लस के साथ लिखें। वहीं अगर मैं रिपीट करके लिखता हूँ 4.232323232323 ये रिपीट कर रखा है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 4.23 डॉट डॉट भी लगा सकते हैं कई बार, और कई बार इसको ऐसे ऊपर बार भी लगा दिया जाता है। ये रैशनल है। या फिर आपके पास ऐसा नंबर है
17.129461 और रुक गया, तो दिस है स्टॉप्ड। या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए तब रैशनल है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, अगर ऐसा नंबर है जो 13.413712, फिर आपके पास 8 आ गया है, फिर 6 आ गया, चलता ही जा रहा है, ना तो कोई पैटर्न दिख रहा है ना वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इर्रेशनल की कैटेगरी में जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, √2 है, √3 है, पाई है, ये सब इसी ई है, ये सब इसी के एग्जांपल्स हैं। इन सब की वैल्यूज डेसिमल के बाद चेंज होती रहती है, चलती चली जाती, चलती चली जाती, चलती चली जाती, ठीक है। तो यहां पर ये हमने लिखा। तो सर जीरो किस कैटेगरी में आता है? जीरो ये रैशनल है, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब आपने वो बेसिक सवाल देखे होंगे कि कन्वर्ट में आपको बोलता हूं कि आप 2.312 के ऊपर बार लिखा हुआ है। अब अगर रिपीटिंग है तो फिर ये रैशनल नंबर है इन P/Q फॉर्म। ये सवाल हमें दिया गया, तो ऐसे सवाल आप जानते हैं, आपने किए होंगे। 2.13 बार है, इसका मतलब ये क्या है? 2.3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चलता जाएगा। किए होंगे आपने सवाल, टेंशन मत लीजिए। बस मैंने जो बोला कि मैं पढ़ाऊंगा जीरो से लेके वहां तक, तो आपके कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि क्या है ना, पूरे इंडिया को जब पढ़ाने की बात करते हैं तो फिर हमें शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। फिर एक बार जैसे आगे बात बन गई तो फिर कोई ये नहीं कह सकता ये नहीं बताया था आपने, वो नहीं बताया था आपने, ये नहीं बताया था, तो सारी बातें डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर हमने देखा, तो सबसे पहले तो देखिए रिपीट करने वाले डेसिमल के बाद 3 भी लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर फिर ये पैटर्न बनता है, एंड दिस गोज ऑन। अब जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 2 रिपीट होता है, तो आप फिर 100 से मल्टीप्लाई इसको कीजिए, तो मेरे पास बनता है 2312.121212, ये चलता जाएगा आपके पास से, एंड वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू। मेरे पास आता है 1000x माइनस 10x, आपके पास आता है, यह है 2312.121212 चलता जाएगा, माइनस आपके पास है 23121212, ये नंबर आपके पास है। यहां से हमारे पास 990 आता है। अब देखिए डेसिमल के बाद 1 2 1 2 1 2 दोनों में कैंसिल है, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट बार है, ये भी इनफाइनाइट बार है, तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास डेटा क्या बनता है? नंबर सिर्फ ये बनेगा 2312 माइनस 23, जो इट इज कमिंग एज 9। यहां आपके पास से 9 बनता है, 0 रहेगा। तो इस नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। 8 आपके पास से बनेगा। देखो 8 और 9 में अगर हमने 2 3 ऐड किया और यहां पर आप नंबर बनाइएगा, तो ये 2 2 है। दिस इज व्हाट द नंबर इज, ठीक है, 2289। तो ये आपके पास से नंबर आएगा 2289/990, ठीक है। चेक कर लिया डेटा, सेम लिखा हुआ है, हो गया प्राइम नंबर। P/Q फॉर्म में हमने इसको लिखा। कौन सी बातें जो ध्यान रखनी है, आइए समझाते हैं वापस से आपको। ये जो 1 2 1 2 है ना, ये बार-बार रिपीट हो रहा है और ये डेसिमल के एक डिजिट के बाद था, तो इसलिए सबसे पहले तो 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों करेंगे? जब तक वो रिपीटेशन वाला डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए, जस्ट बाद वो रिपीटेशन वाला आ गया है। अब जितने नंबर्स के ऊपर डैश लगा हुआ है जो रिपीट हो रहे हैं, उतने से 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के ऊपर है तो फिर 2 डबल 0 यानी 100, 3 पर होता 1000 से, फिर दिया लिया डिफरेंस, तो 0.121212121212 कैंसिलिंग आउट, ये पैटर्न चला गया और यहां से नंबर आ गया P/Q फॉर्म में, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सर क्या कोई ऐसा नंबर है जो रैशनल भी हो इररेशनल भी हो एक साथ आ जाए? चांस ही नहीं है। एक नंबर अगर इररेशनल है तो रैशनल नहीं होगा, रैशनल होगा तो इररेशनल नहीं होगा। एक नंबर अगर नॉन इंटीजर है तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर है तो नॉन इंटीजर नहीं है। आपको यहाँ पर 3 नंबर्स रिपीट करने वाला एक पैटर्न दे दे, कर पाओगे? आ जाओ बनाते हैं, कन्वर्ट करके दिखाइएगा आप। 12 पॉइंट हमने बनाया यहाँ पर 42517, ये इसको कन्वर्ट करके दिखाइए, अच्छा नंबर है 12.42517, ये नंबर हमने दिया।
हमने क्वेश्चन को देखा, यहाँ 12 है, 2 है, 4 2 5 1 7 5 1 7 5 1 7, ये रिपीट करता जाएगा। सबसे पहले ये डेसिमल के बाद चाहिए तो हमें सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप मुझसे पहले करना चाहते हैं तो उसी टाइम पॉज कर दिया कीजिए कि सर लेट मी ट्राई सर, स्टॉप एवरीथिंग, रिलैक्स गाइस। सबको रुकने के बाद पहले ट्राई करना है, फिर मैं मैच करूंगा। सीधा कंपटीशन आप तो मुझसे रखिए या अपने आप से रखिए, और किसी से मत रखिए। बस ऐसे ऐसे रखना है ना, तो कभी टेंशन नहीं होगी। और विनम्र भाव से पढ़ते रहिए, सीखने की ललक रखिए कि हाँ सीखना है मुझे, आई एम हियर टू लर्न, आई एम हियर टू लर्न। तो ये देखिए डेसिमल के 10 बार रिपीट आ गए हैं। अब आप थोड़ा सोचिए, 3 का पैटर्न चल रहा है, तो हम यहाँ पर इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा ये कि 1 2 4 2 5 1 7 डॉट 5 1 7 5 1 7। दिस पैटर्न विल गोज ऑन। वी आर गोइंग टू टेक द डिफरेंस नाउ। आपके पास से 5 जीरो आ चुकी हैं, 100x यहाँ आ चुका है। अब आप देखिए 0.517 तो सब खत्म हो जाएगा। सर काफी बड़ा नंबर आ रहा है जी, आने दीजिए, क्या दिक्कत है। यहां से आप नंबर हटाइए, 00 है, 00 1000 है आपके पास से, 999 आपके पास आ जाएगा। इज इट फाइन? 1000 में से जाएगा, 999 बनेगा। यहां से सब्सट्रैक्ट कीजिए, आई एम गेटिंग 5 यहां आपके पास से है, और 7 2 1 1 4, तो आपके पास x का नंबर बनेगा 1441275 अपॉन 99990। निकाले कैलकुलेटर, सभी लोग कैलकुलेटर निकालें और चेक करें इस नंबर को क्या है, सेम आता है नहीं आता है। 1241275 डिवाइडेड बाय 99990। ठीक है भाई, सेम नंबर है। 12.42 517 517 517 बनता चला जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो उसने लास्ट वाला 518 कर दिया होगा। सो दिस इज द नंबर। 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमें फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनल्स के बारे में सीखा, अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो कहानी यह है कि रियल नंबर लाइन follows ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये क्या कहानी है? रियल नंबर लाइन इसको कहते हैं, यहां आता है प्लस इन्फिनिटी, यहां आता है माइनस इन्फिनिटी। ऑर्डर प्रॉपर्टी को मतलब सारे मैथमेटिशियन एक साथ बैठे और सबने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एक यहां पर आपके पास यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, यहाँ डेल्टा है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जो भी नंबर राइट साइड पर आते हैं वो अपने लेफ्ट साइड के सभी नंबर से ग्रेटर होते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा अल्फा है, अल्फा से बड़ा बीटा होगा, फिर गामा होगा, फिर डेल्टा होगा, फिर इन्फिनिटी होगा। तो इस ऑर्डर प्रॉपर्टी रियल नंबर फॉलो करता है। द नंबर विच लाइज ऑन राइट साइड, ये ग्रेटर होगा जो भी नंबर आपके लेफ्ट साइड पर आता है। इसको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। इमेजिनरी नंबर्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स डू नॉट फॉलो ऑर्डर प्रॉपर्टी। दे डू नॉट फॉलो द ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर आपने देखा होगा, आई आयोटा आ जाता है √-1। वहां हम ये नहीं बोल सकते कि 2 आयोटा आयोटा से बड़ा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस है। ठीक है, रियल नंबर्स में प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि जो नंबर लेफ्ट पर है वो राइट वाले सभी नंबर से छोटा है, या जो नंबर राइट पर है वो लेफ्ट वालों सभी से ग्रेटर है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए इसको भी। तो राइट वाले सभी नंबर्स लेफ्ट वाले सभी नंबर से ग्रेटर है। इसी से तो पता चला है कि 1 के आगे 2 आता है तो 2 1 से ग्रेटर है। तो उसी हिसाब से बनाया गया है कि सर 2 देखो सर ये 2 लोग हैं, ये 1 लोग हैं, तो कंपैरिजन हो गया। तो रियल लाइन बनाई गई, ग्रेटर वैल्यूज को राइट साइड पर रखा गया, लेसर वैल्यूज को लेफ्ट पर। 0 के इधर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उधर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। अंडरस्टूड?
तो इस तरीके से रियल नंबर लाइन बनाया जाता है। तो रियल नंबर लाइन अगर हम बना के देखें, जैसे 0 पे यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इट्स -1, इट्स -2। तो इनके अलावा जो डेसिमल वाले नंबर्स है वो भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि रियल नंबर्स कैसे बनते हैं आप देखिए, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, रैशनल और इररेशनल मिक्स होके बनते हैं। तो सिर्फ इनके अलावा अगर मैं यहाँ पर 0.3 ढूंढूंगा तो वो भी मुझे मिल जाएगा, यहाँ मुझे -4.75 मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। पर वही है, जो छोटा नंबर है अगर लेफ्ट पर आया है तो राइट वालों से कम है, नेगेटिव वाले लेफ्ट पर रहेंगे, पॉजिटिव वाले राइट साइड पर रहेंगे। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होगी। यहाँ आपको देखना है तो आपके पास 1.23 भी आपको मिल जाएगा, सारे नंबर्स, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल। तो फिर दिमाग में बात आती है कि सर ये जो √2 होता है, √3 होता है, इनकी जो वैल्यूज आती हैं 1.414 करके आते हैं, फिक्स नहीं होता पैटर्न, 1.732 आते हैं, दोनों कैसे हैं, इररेशनल। जब हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो फिर सवाल उठता क्या हम इनको एग्जैक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। कैन वी रिप्रेजेंट irrational number? Can we represent irrational numbers on real number line at their exact position? हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, डेसिमल के बाद ना ये ट्रंकेट होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, ना रिपीट होते हैं, बट डॉट 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 के अलग अलग डिजिट्स आती चली जाती हैं, सेम पाई में भी है। तो क्या हम इनको नंबर्स नहीं पता हमें क्या इसकी वैल्यू है, फिर भी कैन वी मार्क एट द एग्जैक्ट पोजीशन? दैट इज द क्वेश्चन। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, और इसका आंसर आता है ट्रू। यस कर सकते हैं। √2 अगर आपको एग्जैक्टली निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, पाइथागोरस को यूटिलाइज करेंगे। ये लेंथ 1 लेंगे, ये लेंथ 1 लेंगे, एक स्केल लेंगे, धागा लेंगे, और यहां से लेके यहां तक इसको हम मेजर कर देंगे। अब इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हम नहीं निकाल पा रहे हो, मेजर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन पाइथागोरस से ये जो लेंथ आएगा ये √2 ही आएगा। और यहां अगर हम हैं, यहां ये 1 है, यहां ये 2 है, तो इस एग्जैक्टली इस धागे को लेंगे और यहां आके मार्क कर देंगे। ये जिधर जाके रुकेगा वो एग्जैक्ट पोजीशन होगी, एग्जैक्ट। स्केल आपने देखा हो तो मिलीमीटर का आगे का बात हमें नहीं बताता, वर्नियर कैलिपर ले लोगे तो थोड़ा और आगे चले जाओगे, पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे। इस बात को समझिए, मैं एग्जैक्ट पोजीशन √2 की बता पा रहा हूं, मेजर नहीं कर पा रहा वो बात अलग है, वो हमारी इनएफिशिएंसी कि हम उसको मेजर नहीं कर पाते, हमारे पास वैसे इक्विपमेंट नहीं है एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, लेकिन पोजीशन फिक्स है कि √2 यही होगा, क्योंकि पाइथागोरस गलत नहीं हो सकता। तो मुझे ये लेंथ √2 पता है, तो मैं एक धागा लूंगा, यहां पर सीधा जाके मेजर कर दूंगा। सर √3 भी आप निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास ये 1 है, यहां आप √2 ले लीजिए, पाइथागोरस से ये √3 बन जाएगा। देखिए 2 + 1 √3। सर √5 निकाल सकते हो, कोई सा भी नंबर आप ले लो। यहां है आपके पास ये √2 ले लिया मैंने, ये √3 ले लिया, अब ये दोनों तो पता है ना मुझे एग्जैक्ट, तो ये √5 आ जाएगा। तो यस, एवरी इररेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन एट देयर एग्जैक्ट पोजीशन। तो फिर बारी आती है कि सर पाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? पाई के बारे में ख्याल बनाते हैं। पाई की वैल्यू भी ऐसे ही आती है, 3.14 करके आगे बन जाता है। इस पर तो आज भी रिसर्च चल रही होती है कि इतने डेसिमल के बाद 200 नंबर तक, 200 डिजिट तक पता कर लिया है, 300 तक पता कर लिया है, आगे और पता कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा डेटा डिपेंडेंट है, उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। इसलिए इसकी ये डिस्कशन आप गूगल वगैरह पे सुनते रहेंगे, पाई को डेसिमल के बाद यहाँ तक ढूंढ लिया गया है। क्या हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू स्केल पर मेजर करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आपने सबसे पहले पाई कहाँ देखा था? सर्कल में। तो सर्कल बनाते हैं। सर्कल से देखिए कैसे, आप सर्कल लीजिए, आपने 1 यूनिट का लेंथ ले लिया, ये हो गया सेंटर, इतना टुकड़ा ले लिया, तो ये सरकमफेरेंस है, पूरा सर्कल एग्जैक्ट बन जाएगा।
यहां पर कील ठोक दीजिए, जस्ट नेल इट। एक स्ट्रिंग रखिए 1 रेडियस की और पूरा एक सर्कल एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाएगा। आपकी टेबल पे आप कर सकते हैं। फिर धागा लाइए और सीजर लाइए, सीजर से यहाँ पर कट कर दीजिए। कट, चॉप किया। अब ये थ्रेड को ओपन कर लिया। अब जब ये थ्रेड ओपन होगी तो आप मुझे लेंथ बताइए कितनी है। ये लेंथ कितनी आती है, 2 पाई आर आता है। कितना आएगा, वहां से धागा काटा, 2 पाई आर लेंथ हो गया। पाई चाहिए, दोनों को एक साथ मिलाया और फिक्स कर दिया, एल लेंथ आ गई। तो इसको मैंने क्या किया, फिर से 2 जगह से आधा इसको कर दिया। कैसे, थ्रेड ओपन था, ये दोनों हिस्से एक तरफ ले आया तो मेरे पास ये बन गया पाई। रेडियस तो 1 है ना। फिर क्या होगा, फिर मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा और मैंने इस धागे को उठा के एग्जैक्टली मैच करके देख लिया कि दिस इज द करेक्ट पोजीशन। तो यस, हम इर्रेशनल नंबर्स को उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पे निकाल सकते हैं, ऑल्दो हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते। बात समझ पा रहे, प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बट एग्जैक्ट पोजीशन पता है हमें। ये बात मैं सिखा रहा हूं आपको। इर्रेशनल नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है, वो हमारे इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी है या मेजर करने की प्रॉब्लम है, लेकिन पोजीशन हमें एग्जैक्ट पता है कि यहीं पर है। ठीक है, तो एक पोजीशन हमें एग्जैक्टली पता है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बना लीजिए। ठीक है, अब यहीं पर क्या है, मेरे कुछ फेमस क्वेश्चन है, पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं, जो मैं हमेशा पूछता हूं कि आपको इसके अंदर क्या लगता है। एक मुझे आप ऑप्शन बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और तीसरा ऑप्शन ये है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको एक यहां पर टेस्ट करवा रहा हूं। This is question number 1. I am marking question number 2. Question number 3. ये क्वेश्चन आपको मार्क करना है यहां पर ट्रू फॉल्स। जितनी आपको मैथमेटिक्स पता है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स मार्क इट। कितना आप जानते हैं इसके बारे में। ट्रू फॉल्स से दोनों क्वेश्चंस मार्क करने हैं आपको, और इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस हो जाए तो फिर हम डिस्कस करते हैं इस बात को। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको एक और उम्दा क्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। पहली ही क्लास धुरंधर होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार जानदार। जी, पहले वाले में आपको क्या आंसर नजर आता है, पाई बड़ा या 22/7 बड़ा है, या दोनों बराबर होते हैं, या पाई ग्रेटर होता है, या ये होगा। देखो भाई, कहानी ऐसी है, पाई होता है आपके पास से इर्रेशनल, वहीं आपके पास से 22/7 कैसा होता है, रैशनल। दोनों की डेफिनेशन क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे वो रैशनल है, जो नहीं लिख पाएंगे वो इर्रेशनल है। तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे पी बाई क्यू फॉर्म में। करेक्ट बात। डेसिमल के बाद डिजिट्स या तो रिपीट होती होंगी या खत्म हो जाती होंगी, या दोनों नहीं होता होगा। दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है। तो पहला ऑप्शन तो चांस ही नहीं है। आप में से कई बच्चों ने पहला भी मार्क किया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती, नहीं होती। अब सब बड़ा कौन होता है, आप कैलकुलेटर निकाल के देखिए। 22/7 माइनस पाई करिए, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो पहला वाला नंबर बड़ा है, और अगर नेगेटिव आ गया तो डिसाइड हो गया। तो आप नंबर देखिए, सिंपल सी कहानी है। 22/7 जो नंबर होता है वो पाई से ग्रेटर होता है। इसके ऊपर जेईई एडवांस में एक सवाल पूछा गया था जिसका आंसर 0 आता था। हाँ, उसका आंसर 0 नहीं आता था, उसका आंसर ये आता था, पाई माइनस 22/7।
ऐसा उसका आंसर आता था। और एक से ज्यादा ऑप्शन उसके अंदर सही थे और एक ऑप्शन उसके अंदर जीरो भी था। आपको पता हो तो पार्शियल मार्किंग इन्वॉल्व होती है, और जेईई एडवांस का एक पैटर्न है जिसके अंदर -2 की मार्किंग भी होती है। सारे सही ऑप्शंस करेक्ट करोगे तो +4 मिलता है, और एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो फिर -2 मिलता है। तो हर सवाल -2 से +4 पे जाने की जर्नी है, यानी ये 6 मार्क का एक सवाल बन जाता है। और ऐसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर 5-5 6-6 सवाल आते हैं, तो 10 सवाल की कहानी इस मार्किंग पर होती है। तो बच्चों ने जब ये आंसर आया, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और उसमें एक ऑप्शन जीरो भी था, भारी भारी इंटीग्रेशन वो सीख गए पर इतनी बात भूल गए जो बेसिक मैथ्स की बात है। और ये मैं अच्छे टॉपर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो फाइनली आईआईटी दिल्ली गए, आईआईटी रुड़की गए, उनकी बात मैं बता रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल। और ये भूल गए कि सर ये तो फंडामेंटल पता ही नहीं था। इसीलिए आपकी सारी क्लासेस शुरुआत में क्लास 11 की बात में 0 से शुरू करता हूँ कि नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। दैट्स द वे, हमें बेस फुल स्ट्रांग रखना। तो ये जो नंबर आप देखेंगे तो आप कैलकुलेटर से निकाल के देखिए, 22/7 ये आप निकाल के देखोगे नेगेटिव आ रहा होगा। आपके पास है कैलकुलेटर? तो ये इक्वल तो होते ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। 22/7 पाई से ग्रेटर होता है। अगले पर आते हैं, आपको क्या लग रहा है यहां पर 2 ग्रेटर देन, और ये वाला नंबर ट्रू है कि फॉल्स है? कितने स्टूडेंट को लगता है कि ट्रू है या फॉल्स है? बताइए सोच के। देखो आपके कमेंट बॉक्स क्या चल रहा है जी। ये ट्रू या फॉल्स हम बात करेंगे तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू, नो डाउट अबाउट इट। पाई और ये भी आपके पास से ट्रू लिखा गया है। इसका लॉजिक इसी के ऊपर है। आप इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोनाउंस आप ऐसे करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां पे क्या लिखेंगे? पाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई। तो आप खुद सोचिए आप कौन सा वर्ड यूज में ले रहे हैं यहां पर। यू आर यूजिंग द वर्ड और, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो सकता है बहुत सारे बच्चों के फंडामेंटल आज बिगड़ गए हो कि मेरी क्लास 9 तक जो 10 तक पढ़ा है ये सब क्या था। सच्चाई ये है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ग्रेटर हो या इक्वल हो, ग्रेटर है ना तो इक्वल कैसे होगा? दोनों में से एक ही बात ट्रू होगी। अगर ग्रेटर हो गया तो बराबर नहीं है, बराबर है तो ग्रेटर नहीं है, और लिखा हुआ है, तो दिस इज ट्रू। यहां पर देखिए पाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई लिखा हुआ है। अब यहां इक्वल है तो ग्रेटर कैसे होगा? एक कंडीशन ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अंडरस्टूड? इर्रेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे एग्जैक्ट पोजीशन पे लिख सकते हैं, चाहे हम उनके वैल्यू नहीं पता हो। और ये बेसिक बात है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ट्रू, पाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई इज ट्रू। और ये जो डेटा, ये जो नंबर है 22/7 इज ग्रेटर देन पाई, दिस इज ऑल्सो ट्रू। दे आर नॉट इक्वल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 22/7 इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, बेसिक बात है, मैं लिखवाइए। अब लिखिए, इसके बाद में और आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। लिख लिया आपने? आइए, जो भी अपने पास रियल नंबर्स होते हैं वो कैसी वैल्यूज रखते हैं? रियल नंबर लाइन में आपने देखा नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक टर्म कई जगह आप लिखी हुई सुनेंगे, सब सिखाऊंगा आपको, बस सुनते जाइए, भटकने की जरूरत है ही नहीं। कहीं ना कहीं पर सही जगह आ गए हो बिल्कुल, कि सर अब आगे आप पूरा ज्ञान दे दीजिए। हमें कुछ चीज़ें आती होंगी तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं आती होंगी वो हम सीख जाएंगे, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। पिछले कई वर्षों से आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं, किन किन टीचर से पढ़े हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन था, सब अलग अलग रहता है। तो एक बार में सारी कहानी सुनते हुए चलिए। मैंने एक वर्ड बोला नॉन नेगेटिव, क्या लगता है आपको? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आई एम राइटिंग अ वर्ड नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या इसका मतलब समझते हो? और एक और वर्ड मैं लिखता हूं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर।
एक्सप्लेन मी द मीनिंग। नॉन नेगेटिव है मतलब नेगेटिव नहीं है, तो फिर कैसा है? नॉन नेगेटिव है तो रियल नंबर कैसे होते हैं? तीन कैटेगरी है। नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो फिर कैसा है? या तो जीरो है या फिर वो पॉजिटिव है। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या समझोगे? कभी किसी ने बताया कि नंबर नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग समझाइएगा। मतलब पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो फिर कैसा है? या तो वो जीरो है या फिर वो नेगेटिव है। तो आज के बाद से कभी आपको बोले कि आपके टेस्ट में नॉन पॉजिटिव मार्क्स आए हैं, नॉन पॉजिटिव मार्क्स आए, इसका मतलब कैसा है कि आपके पॉजिटिव मार्क्स नहीं आए हैं, या तो जीरो आया है या फिर नेगेटिव आया है। अगर किसी ने बोला कि नॉन नेगेटिव मार्क्स आए हैं आपके, इसका मतलब नेगेटिव नहीं आए हैं, या तो जीरो आए हैं या पॉजिटिव आए हैं। अंडरस्टूड? तो इन टर्म्स को पहले आप पहचानिएगा, ठीक है। फिर हम आए यहाँ पर और एक और बेसिक बात आपको सिखाते हैं जिस पर बड़े बड़े सवाल टिके हुए हैं। मैं कहता हूं कि इफ, उसके पहले एक लाइन आपको समझा दें। एक गेम खेलते हैं, तैयार है आप गेम खेलने को? अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर चूज कीजिए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर चूज कीजिए, मन में रखिए, है ना? चूज कर लिया? वैसे भी आवाज तो मेरे तक आ भी नहीं रही, आप सोच लीजिए, बोल दीजिए जो भी नंबर आपका। अब आप उसका स्क्वायर कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो आपने सोचा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आपने एक नंबर चूज किया, आपने उसका किया स्क्वायर। गारंटी देता हूं 5 करोड़ का इनाम है मेरा। स्क्वायर करने पर किसी का भी नेगेटिव आंसर नहीं आया होगा अगर आपने रियल नंबर चूज किया है तो। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में अगर आपने स्क्वायर किया तो जो भी नंबर आपने सोचा है आप उसका कर दीजिए स्क्वायर, किसी का भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है? या तो पॉजिटिव आया होगा या फिर जीरो आया होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, square of any real number is always a non-negative quantity, is always a non-negative quantity। अगर x रियल नंबर है तो उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा। कोई भी नंबर हो, आपने -3 सोचा, स्क्वायर करो 9 आ गया, पॉजिटिव आ गया। -√2 सोचा, स्क्वायर करो 2 आ गया। और अगर 3 सोचा है, स्क्वायर करो 9 आता है। 10 सोचा तो 100 आया। नेगेटिव कभी नहीं आएगा। नेगेटिव आपने इमेजनरी सोचा तब आएगा। इमेजनरी होता है √-1, स्क्वायर किया -1 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। रियल नंबर्स में, रियलिटी में कभी भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें नेगेटिव आता ही नहीं है। और यहां से हमारा एक बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट चालू होता है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊं। उसके ऊपर कई सारे सवाल आप देखेंगे कि इफ a² + b² + c² इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन आपके पास 3 होल स्क्वायर का सम 0 आता है। और ए बी सी रियल नंबर है, वो इंपॉर्टेंट बात है। रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। और फिर भी अगर ऐड करने पर 0 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसका एक ही मतलब है कि वो तीनों 0 होंगे। ओनली पॉसिबिलिटी। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? कि वो तीनों शून्य हो जाएं। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिसकी हम बात कर सकते हैं। ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है? दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो अगर 3 नंबर्स का स्क्वायर का सम 0 आता है और तीनों अगर रियल नंबर्स हैं तो इसका एक ही मतलब होगा कि a = b = c। a = b = c आपके पास से डेटा बनेगा। सबकी वैल्यू 0 होंगी, ठीक है? सबकी वैल्यूज 0 होंगी। अपने कोर्स की अपने इसकी एक खास बात है, पढ़ सब जगह लिए, अगर आपसे टीचर्स 1-on-1 बात नहीं करता है, आप उनकी मेंटरशिप में नहीं है, तो ये जो जर्नी हम क्लास 11th की शुरू कर रहे हैं, बस आप कहीं ना कहीं लो पॉइंट आएगा और आप पेपर से विमुख हो जाएंगे, साइडलाइन हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो जनरल डब्बे में मत बैठिए कि आपका चैट बॉक्स तेजी से दौड़ रहा है, आपको टीचर्स जानते ही नहीं है। मेंटरशिप में एक एक्सपीरियंस टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, उसको वैल्यू कीजिए।
पता है क्या होगा, 2-4 महीने निकलने के बाद ना ये टाइम वापस नहीं आता है, और जब टाइम वापस नहीं आता तो फिर वो चैप्टर्स छूट जाते हैं, और चैप्टर्स छूट जाते हैं तो फिर करेंगे कैसे। अर्जुन को तो इतनी बातें आती थी, इतना ज़्यादा जानता था, लेकिन फिर भी क्या था, श्री कृष्ण के साथ रहता था, उनके सानिध्य में रहता था, तब जाकर भी डिप्रेस हो जाता था, फिर वो मोटिवेट करते थे, पढ़ने आते थे। सेम आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे इसके अंदर, मान के चलिए आप, आने ही आने हैं, वो नेचुरल है। नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप बहुत हल्का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं। आपको होमवर्क में 10 सवाल मिले हैं तो आप मान के चलिएगा आपसे उसमें से आधे तो होने ही नहीं है। हो गए हैं तो फटाफट से मुझे बता देना आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, कि सर और बताइए। मैं तो जैसे क्लास में अर्जुन की क्लास में सभी रहते थे, दुर्योधन भी रहता था, दुशासन भी रहता था, युधिष्ठिर भी रहते थे, नकुल सहदेव भी थे। एक स्टूडेंट ब्रिलियंट था और गुरुजी की आवाज़ उस सबके कानों में बराबर ही जाती थी। तो फिर हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से पढ़ता है, कुछ ब्रिलियंट होते हैं, वो अपने आप और मेहनत करते हैं। तो फिर अर्जुन जी दिव्यास्त्र के लिए आगे पढ़ाई करने भी गए और सीखा, एडिशनल उनको होमवर्क दिया जाने लगा। अंडरस्टूड। तो टीचर का रोल सबको समझाने का है। अब उधर से डिस्कशन की जब बारी आएगी तब मुझे पता चलेगा कौन कौन क्या है। तो जो हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं या हमसे पढ़ते रहते हैं, आप बी इन कॉन्स्टेंट टच। मुझे नहीं पता चलेगा, कई बार हम इंस्टीट्यूट में फीस जमा करा देते हैं और फिर जैसे हम डॉक्टर में के पास फीस जमा करा दिया, अब डॉक्टर के पास आप बैठे हो, अब डॉक्टर से पूछ रहे हो हाँ पता करो मुझे क्या बीमारी है, तो डॉक्टर के पास इतना टाइम थोड़ी है, नहीं है। वो आपसे पूछेगा भाई कुछ बताओ तो सही, कैसे लक्षण हैं, क्या पढ़ाई चल रही है। तो शर्माओ मत। मेरा तो एक व्हाट्सअप नंबर भी फ्लैश होता है, आप कहीं भी पढ़ते हो, यू कैन ऑलवेज डिस्कस योर एकेडमिक प्रॉब्लम्स कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, ये बता दीजिए कैसे होगा। ठीक है, डिस्कस कीजिए। किताबें खरीद लेने से या कहीं पे फीस जमा करा देने से आईआईटी में नहीं होता है। आपको वोकल होना पड़ेगा, डिस्कस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मन लगा के उस पर फोकस कीजिए और डायरेक्शन आपको आपके टीचर्स दिखाएंगे। और अगर वही टीचर आपका मेंटर बन जाए और जो ऐसी सिटी को बिलोंग करते हो, जो कोटा की मेथोडोलॉजी को जानते हो, खुद आईआईटी से हो, तो फिर क्या कहना। फिर तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई। और जहाँ तक है हर पेरेंट यही चाहता है कि हमारे बच्चे का कैलिबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको टीचर द्रोणाचार्य मिलना चाहिए। वो यही सोचते हैं हाँ टीचर अच्छे मिल जाए तो उसके बाद तो फिर इसकी मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो जो जो बातें क्लासेस में बताई जा रही हैं आपको, वो ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने बोला कि भाई रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, ये मैंने आपको बिल्कुल एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके बताया कि स्क्वायर कीजिए, किसका नेगेटिव आया, 5 करोड़ का इनाम है, किसी का नहीं आ सकता अगर आपने रियल नंबर चूज किया है। वहीं पर मैं स्क्वायर्स का सम करके 0 बोल रहा हूं, अगर ये 0 आया है तो 100% वो तीनों नंबर 0 ही होंगे। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, और चांस ही नहीं है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन जब करवाऊं तब आप देखना कि कैसे वो सवाल खुलता है। जी बना लीजिए। जी लिखा आपने, करें क्वेश्चन। आइए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड रियल एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का जनरल रूल है कि जितनी इक्वेशंस होती है उतने वेरिएबल्स होने चाहिए। पता हमारे पास 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक दिया है, एक नहीं दिया है, 2 बात बताया गया। इक्वेशन दे रखा है और दूसरा बात ये रहा। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इस बात को समझ जाएगा, ये है कि रियल है एक्स और वाई। ओके, समझे बात को कि ये रियल है, ये बात हमारे पास से रियल आया है। अब हमने उस इक्वेशन को गौर से देखा तो बात बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। मेरे पास डेटा बना हुआ है। लेट्स मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आप बना दीजिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना के देखिए, कुछ और हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 सेपरेट किया मैंने, और यहाँ मैंने लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 मैंने बनाया। आगे आप जाके देखेंगे तो ये बनता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बनता है आपके पास है y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 होल स्क्वायर 0 हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब डेटा बनेगा यहां पर। दोनों के बीच में एंड कंडीशन है, दोनों 0 होना जरूरी है, ये सब बराबर होंगे और 0 बन जाएंगे। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया, x एंड y की वैल्यूज आ गई। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, रियल नंबर्स का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। सर ये कैसे पता, ऐसी बात बनी है? अरे ये दे रखा ना, x रियल है, आपने 1 घटा दिया वो भी रियल होगा। y रियल है, y प्लस 3 भी आपके पास से रियल होगा। रियल नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। दो नंबर्स आपके पास से, ये बनी कहानी। जिनको मैथमेटिक्स पसंद है उनको समझा रहा हूं। x माइनस 1 रियल, y प्लस 3 रियल, जो लॉजिक इक्वेशन जिनको पसंद है, जो कॉन्सेप्ट लगा दिए वो बात ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे होता है मैथमेटिकली बताइए सर, ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनइक्वलिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, कभी सब्सट्रैक्ट मत कीजिएगा, आप एडिशन कर सकते हैं। दिस इज वी आर गेटिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसा लगा कहानी आपको? अब यहां पे आप देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मुझे दिया है इक्वल टू 0, ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट दिस इज द क्वेश्चन। तो फिर हम क्या चाहते हैं? हम इक्वल टू 0 चाहते हैं। रियल नंबर्स का इक्वल टू 0 है तो दोनों नंबर्स आपके पास से 0 जनरेट होने चाहिए। समझिए बात को, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाना पड़ेगा, है ना, स्पून फीडिंग भी नहीं कर सकते बिल्कुल ही, है ना, और कुछ लॉजिक है जो हमें लगाने ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम सवाल की तरफ। रैशनल इर्रेशनल के भी और पिक्चर बाकी है जो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में कि रैशनल इंटू इर्रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो बाकी है। रियल नंबर्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो रियल नंबर्स के बारे में हम आगे एक सवाल और देता हूं, बना के बताइएगा क्या बात बनेगी। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4z प्लस 26 इज इक्वल टू 0, फाइंड रियल XYZ, फाइंड रियल XYZ, ये हम इंटरेस्टेड हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, जो पूरा डेटा आपके सामने लिखा है, ये कंडीशन, 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन और तीनों रियल, ये बात समझाई गई। तो बस अब आपको मेरी कही हुई सारी बातें दिमाग में तेजी से दौड़ेंगी, ये कैसे बात समझाई जा रही है, कैसे सोचा जाता है एग्जाम में। मेन बात वही है, हाउ डू वी स्टार्ट द प्रॉब्लम, दैट्स द मेन थिंग। कैसे हमको वहां से क्वेश्चन, हमसे एक लेवल के बाद क्वेश्चन आपसे बात करने लग जाता है। यहां से आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4z प्लस 26, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए आपके पास से एक्स स्क्वायर प्लस 8x मैंने रखा है, इनको एक साथ लिख दीजिए। y वाले एक साथ कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 6y मैंने एक साथ लिखा है। यहाँ है 4z स्क्वायर प्लस 4z आपके पास है, यहाँ है 26। कोशिश कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। 8x में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है। ये 2ab के साथ अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 टाइम्स x टाइम्स 4 दिखेगा। 4 का स्क्वायर लेकर आइए फटाफट से, a प्लस b का होल स्क्वायर जनरेट होने जा रहा है। यहाँ चल के देखिए वाई स्क्वायर के हिसाब से वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ -3 आता है, यहाँ y है, डेटा बना है -3 का भी स्क्वायर बना दिया है। अब आप थोड़ा और लॉजिक देखिए, 16 और 9 25 हो चुका है, वहां 26 है, एक बचा है वहां पर। थोड़ा लॉजिक देखिएगा तो बनेगा 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1। एक साथ जो लिखा गया था थोड़ा इधर उधर लिख के देखा तो नजरें बदली तो नजारे बदलने वाले हैं। देखिए आप कैसे, इसको हम लिखेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ है ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये डेटा है आपके पास है 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर ऐड करने पर 0 आ रहे हैं, मजे आ गए। रियल XYZ लिखा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, या XYZ अपने पास रियल नंबर्स होते हैं, 3 होल स्क्वायर का सम 0 है, सो वी हैव ओनली 1 पॉसिबिलिटी। तो ये सारे नंबर्स आपस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है,
ठीक है, तो आप बना दीजिए। क्या डेटा बनेगा आपके पास से, x+4 का वैल्यू 0 आएगा, y-3 भी 0 आएगा एंड 2z+1 भी 0 बनेगा। सो वी आर हैविंग x as -4, y as 3 and z as -1/2. These three are the values. This is the answer. आपके पास -4, 3 and -half will be our final answer. Understood? मैंने ठीक लिखा है, गड़बड़ तो नहीं कर दिया कोई? ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है, 4z² 1 और 4z बनेगा। ठीक है भाई, ऑल वेल। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंक्लूडिंग लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। आज जो बातें मैंने आपको बताई उन सब बातों का ध्यान रखिएगा। गोल मुश्किल नहीं है, पहुंचा जा सकता है। आईआईटी में जाना चांद पे जाने जैसा नहीं है। एक सही मेंटर आपको मिल जाए और अगर आप डेली होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सही मटेरियल सॉल्व करते हैं, थोड़े दिनों में एक ऐसा स्टेज आएगा जब मैं आपको पियर्सन वाली बुक से होमवर्क दिया करूँगा। अभी शुरुआत है, 1 2 दिन 4 दिन लगेंगे आपको, तब आपको होमवर्क अच्छा मिलेगा, तब आप सीख पाएंगे, जब कॉन्सेप्ट भी आपको इंटरमिक्स होते हुए दिखेंगे। सो कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।